आज का मोटिवेशन है, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी। ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी। इसी मोटिवेशनल स्पीच के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। थोलियो एजुकेशन हब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम एग्रीकल्चर का तीसरा लेक्चर अपलोड करने जा रहे हैं, जिसमें अपन पढ़ेंगे कंडेंसेशन यानी संघनन। जलवाष्प का जो गैसीय अवस्था है उससे तरल अवस्था में आना, यानी जो जलवाष्प है वायुमंडल में उसका गैसीय अवस्था से तरल अवस्था में आना क्या कहलाता है? संघनन, कंडेंसेशन कहलाता है। पहला इसका फॉर्म है ओस, ड्यू। धरातल व पौधों पे या ठंडा जो धरातल है उस पे वाष्प का संपर्क, यानी जब हम सुबह उठते हैं, उठ के फील्ड में भ्रमण करते हैं तो उस टाइम देखते हैं कि छोटी छोटी बूंदें हैं पौधों के पत्तों पर, फसलों पे पत्तों पर या ठंडे धरातल पर अपने को दिखाई देती है, वो क्या कहलाती है? ड्यू। उसके बाद है दूसरा फॉर्म फॉग, कोहरा। यानी ये सघन होता है, इसकी दृश्यता होती है वो 1 किलोमीटर से कम। यानी हम ट्रैवलिंग करते हैं कोहरे में तो देखते हैं कि 1 किलोमीटर से कम भी दिखाई देता है। इसमें क्या होते हैं? सूक्ष्म कण ठोस के भी होते हैं और जलवाष्प की बूंदें भी होती हैं। उसके बाद है धुंध या कुहासा, मिस्ट। ये थोड़ा विरल रूप में होता है, यानी इसकी दृश्यता होती है वो ट्रैवलिंग करते समय अपन 1 किलोमीटर से ज़्यादा भी दिखाई दे जाता है। उसके बाद है धूम कोहरा, स्मोक। स्मोक क्या होता है? स्मोक प्लस फॉग का जो सम्मिलित रूप है वो क्या कहलाता है? स्मोक कहलाता है। उसके बाद है तुषार या पाला, फ्रोस्ट। फ्रोस्ट है, यह हानिकारक होता है फसलों के लिए, और इसके उपचार के लिए क्या करते हैं अपन? 0.1% H2SO और सल्फ्यूरिक एसिड का छिड़काव करते हैं। तो इसके लिए अपन 1,000 लीटर में 1 लीटर जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो डालते हैं, तो 0.1% का सॉल्यूशन बन जाता है। अब क्या होता है कि पानी का जो सर्वाधिक आयतन है जल का वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, ये चीज़ ध्यान रखनी होगी। चौथा है बादल। बादल कई प्रकार के होते हैं, तो पहला प्रकार पढ़ेंगे हम तितरपंखी या पक्षाब, यानी सिरस भी बोलते हैं इन्हें। तो इसमें क्या होता है? पक्षियों के पंखों के भांति व सर्वाधिक ऊंचे बादल है वो क्या कहलाते हैं? तितरपंखी, और बर्फ के कणों से ये निर्मित होते हैं। दूसरा है कपास मेघ या पुंज, कुमुलस। ये क्या होते हैं? सफेद रंग के होते हैं, सिरस और गुमंद नुमा होते हैं, और स्वच्छ मौसम का आभास है वो इन्हीं बादलों से होता है। और ये बादल ज़्यादा गर्जन करते हैं और शाम से रात तक बने रहने पर इनमें वर्षा की संभावना रहती है। तीसरा है स्ट्रेटस यानी स्त्री। इन बादलों में क्या होता है? दो विपरीत दिशा की वायु के टकराने से ये बादल क्या है? बनते हैं, और इनसे वर्षा की संभावना रहती है। अब इसका प्रतिकूल प्रभाव क्या है? यानी जो भी बादल बने रहे हैं, जो भी मौसम है, उसका प्रतिकूल प्रभाव है जनवरी में मावठ के बाद बादल छाने से गेहूं में ब्राउन रस्ट और सरसों में वाइट रस्ट हो जाती है। और गेहूं में एक और रोग होता है निमेटोड से, वो होता है टुंडू डिजीज। वो भी इस प्रतिकूल मौसम के कारण, मावठ के कारण होता है। नेक्स्ट अगला फैक्टर है, अगला तत्व है, एलिमेंट है इन्वायरमेंट का, मौसम का और एलिमेंट इसका आपके जलवायु का, वो है वर्षण। अब वर्षण का अनुकूल प्रभाव क्या है, प्रतिकूल प्रभाव क्या है, ये चीज़ अपन इसमें पढ़ेंगे। तो वर्षण का अनुकूल प्रभाव है कि जून के अंतिम सप्ताह व जुलाई के प्रथम सप्ताह में वर्षा होने पर खरीफ की फसलों की बुआई अच्छी रहती है। यानी बुआई का जो समय होता है वो जुलाई के प्रथम सप्ताह या जून के अंतिम होती है, और बुआई के बाद अंकुरण तक मौसम साफ रहे तो ये वर्षा की अनुकूलम दशा मानी जाती है। 10 से 15 दिन के अंतर से वर्षा अच्छी रहती है, यानी 10-15 दिन के अंतर से वर्षा होती रहे तो अच्छी रहती है। और धान के लिए एक कहावत भी है, साठी होवे 6वें दिन जब पानी होवे 8वें दिन। यानी इसका मतलब क्या है कि 60 धान, यानी देसी धान हर 8वें दिन में पानी मिलता रहे देसी धान को, तो 60वें दिन ये तैयार हो जाता है। आगे का पॉइंट है सितंबर माह में अच्छी वर्षा होने पर बरानी क्षेत्रों में चना व सरसों की बुआई, जो एक माउट की तरह होती है, वो अच्छी उपज देती है। और माउट कब होती है? वो दिसंबर से जनवरी में हो सकती है, लगभग इसका टाइम होता है वो फरवरी मार्च होता है। और फसल की मिल्क स्टेज पर यदि वर्षा हो जाए तो इसकी दाने की उपज और दाने की क्वालिटी है वो अच्छी बनी रहती है। तो ये वर्षण के क्या है? प्रिसिपिटेशन के अनुकूल प्रभाव हैं। आगे अपन बात करें इसके प्रतिकूल प्रभाव क्या होते हैं। तो प्रतिकूल प्रभाव में अतिवृष्टि चाहने वाली कई फसलें होती है, अतिवृष्टि हो जाती है, अनावृष्टि हो जाती है और असमय वृष्टि हो जाती है, ये इसका प्रतिकूल प्रभाव है। तो अधिक वर्षा चाहने वाली फसल है वो गन्ना, धान, जूट। यानी प्रतिदिन के हिसाब से देखें तो धान को ज़्यादा चाहिए पानी, और प्रति वर्ष के हिसाब से देखें तो गन्ना को ज़्यादा चाहिए।
उसके बाद है अनावृष्टि, यानी कम वर्षा में भी कौन सी फसल हो सकती है। तो सीरियल्स में देखें तो बाजरा और ज्वार, दलहन में देखें तो मोठ पल्सेज में, और तिलहन में देखें तो ऑयल सीड में तिल। तो तिल की जो वैरायटी है RT46, RT127, ये क्या है, ये अनावृष्टि में पैदा होने वाली है, यानी सूखे के प्रति सहनशील है। और मोठ की देखें तो RMO 40, RMO 257। ज्वार की देखें तो CHS फर्स्ट, जो फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है ज्वार की, 5 और 9। बाजरे की देखें तो HSB 67, RHB 177, ICMH 356। अब असमय वृष्टि का मतलब ये है कि फसल बोने के बाद निरंतर वर्षा होती रहे तो खड़ी फसल में निराई गुड़ाई नहीं होती। जैसे राजस्थान में बांसवाड़ा में मक्का में ये चीज़ हो जाती है, असमय वृष्टि हो जाती है तो निराई गुड़ाई उनमें नहीं हो पाती। और अनावृष्टि में ग्वार की जो रेस्टेंट वैरायटी है, यानी कम वर्षा के प्रति जो सहनशील है, वो RGC 936, RGC 1003। नेक्स्ट एलिमेंट है वायु। तो इसका दाब के आधार पर पढ़ते हैं अपन कि वायु की जो दाब है अधिक दाब से कम दाब की ओर चलती है और क्षैतिज रूप में बहुत ज़्यादा चलती है। वायु की दिशा है वो किस में काम आती है, मौसम पूर्वानुमान में। अब अनुकूल जो वायु है वो किस में सहायक होती है, परागण में भी सहायक होती है, जैसे मक्का में, बाजरा में और सरसों में। वायु दाब है उसको बैरोमीटर या बैरोग्राफ से अपन मापते हैं। अब इसका यूनिट क्या है, ATM या पास्कल में अपन वायु दाब को माप देते हैं। ATM और पास्कल का मतलब क्या है कि 1 वर्ग इंच वायु स्तंभ का वजन, यानी वायु स्तंभ यानी खड़ी, कोई खड़ी परत देखें, उसके 1 वर्ग इंच में जो वायु चल रही है उसका वजन होता है 15 पौंड। अब वायु के अनुकूल प्रभाव और प्रतिकूल प्रभाव भी होते हैं। तो प्रतिकूल प्रभाव की अपन वायु की बात करें तो लू चलती है वो मई जून के महीने में चलती है और फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। और शीत लहर चलती है तो दिसंबर जनवरी में। इसके लिए अपने को खेत की जो उत्तरी पश्चिमी जो दिशा है उसमें क्या करना चाहिए, उसमें अपने को जो खेत की उत्तरी पश्चिमी दिशा है उसके अंदर जो वृक्ष हैं या कोई भी झाड़ीदार वृक्ष है या कोई भी अपन अवरोध है वो कर सकते हैं, जिससे सर्दियों के अंदर तो शीत लहर नहीं आए और गर्मियों के अंदर लू से बचाव हो सके। तो वृक्ष में आ जाता है खेजड़ी, बबूल, शीशम, जंगली जलेबी। झाड़ीदार वृक्ष की बात करें तो अपन करौंदा, मेहंदी और अरहर लगा सकते हैं। प्रोपिंग का मतलब ये होता है कि प्रोपिंग भी कर सकते हैं वायु से बचाने के लिए, तनों को पत्तियों से बांधना, यानी जो गन्ने में करते हैं उसमें पत्तियों से बांध देते हैं और मक्का में भी बांध देते हैं और ज्वार में भी ये क्रिया करते हैं। कुकुरबिट्स बो तो टिंडा, ककड़ी और मतीरा है वो लू के प्रति सहनशील होते हैं और जितना तापमान रहेगा उतना ही मतीरा और ये मीठा होने की संभावना रहती है। अब बात करते हैं उपकरण की। तो ताप मापने के लिए उपकरण होता है वो तापमापी होता है और सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों में ही मापता है। तो 4 प्रकार के होते हैं तापमापी, न्यूनतम तापमापी, अधिकतम, ड्राई और वेट। न्यूनतम जो तापमापी होता है उसमें एल्कोर बना रहता है, उसका पाठ्यांक होता है -40 डिग्री से सेंटीग्रेड से 50 डिग्री। और अधिकतम जो तापमापी होता है उसमें पारा भरा रहता है, उसका पाठ्यांक होता है -35 से 50। फिर अपन बात करते हैं वर्षा मापी की। तो वर्षा मापी को रेन गेज कहते हैं और वायु दिशा है उसको मापने के लिए विंड वैन और वायु गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का यूज़ करते हैं। अब 2 टर्म होती है कि विंड वार्ड और ली वार्ड। विंड वार्ड किसे कहते हैं, जिस दिशा से वायु आ रही है उसको क्या कहते हैं, विंड वार्ड, और जिस दिशा की तरफ वायु जा रही है तो इसको ली वार्ड कहते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।